गुड मॉर्निंग। सबको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? अपने हाथ खड़े कर सकते हो या हेलो हाय लिख सकते हो अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही हो। आ, अब अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। आज मेन प्रेजेंटेशन हमारा, मेरा नाम है, वैसे मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कौशिक पटेल है। मैं पिछले 12 साल से रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हम मशीन द्वारा मीन्स रोबोटिक जो एआई टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन जो रहता है उसके द्वारा हम नी एंड हिप रिप्लेसमेंट दोनों अच्छे से पिछले 10 साल से कर रहे हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन है, कई बार लोगों का एक मन में प्रश्न रहता है कि रोबोट क्या काम करता है जिस नी रिप्लेसमेंट में। तो आज जो अपना प्रेजेंटेशन है वो लोगों को ये बताने के लिए कि रोबोट क्या हेल्प करेगा डॉक्टर को और पेशेंट को। पेशेंट के लिए तो आउटकम आने के लिए, और डॉक्टर्स के लिए सर्जरी में, कि सर्जरी करते वक्त हम रोबोट की मदद से हम कैसे अच्छे आउटकम मीन्स अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं। और पहले आज प्रेजेंटेशन शुरू करेगी बेसिक्स से। बेसिक्स मीन्स घुटना है क्या, पहले वो समझे। अब कई लोगों को तो ये चीज पता भी रहती है कि घुटने में क्या डैमेज होता है, क्या घिसता है, लिगामेंट्स के बारे में, क्योंकि आप लोग जब डॉक्टर्स को दिखाते हो बताते हो तो कुछ चीजें समझाता है। लेकिन कई लोग को कुछ आइडिया ही नहीं रहता कि घुटने में डैमेज होता क्या है, रिप्लेस होता है तो रिप्लेस क्या होता है। तो आज हम छोटी मोटी प्रेजेंटेशन लेकर आए और उसमें शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। बेसिक मीन्स घुटने की एनाटॉमी, मीन्स कुदरत ने जो, भगवान ने जो घुटना दिया है वो कैसा होता है उस बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद रोबोटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं एक अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा। Matkul. ये अपना प्रेजेंटेशन है, सबको दिख रहा है आई थिंक। और छोटा सा प्रेजेंटेशन हम बताएंगे आपको कि क्या चीज होती है रोबोटिक्स में और नॉर्मल एनाटॉमी क्या चीज है। तो हम हमारे बारे में बताएंगे। तो पिछले हम 10-12 साल से जॉइंट रिप्लेसमेंट की फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं सूरत में। और हम अराउंड 100 से 125 के आसपास जॉइंट्स रिप्लेस करते हैं पर मंथ। जो इंडिया के हर कोने से पेशेंट्स यहाँ हमारे यहाँ आते हैं। और जो मेरी ट्रेनिंग है वो कनाडा, मुंबई एंड अहमदाबाद से। और हम जो है यंगेस्ट रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, मींस सबसे कम उम्र में ये अचीवमेंट लाने में हम वन ऑफ द डॉक्टर है पूरे इंडिया के। और आज कुछ कुछ चीजें हम चर्चा करेंगे। ये जो व्हाइट पार्ट है ये अपना घुटना है। जो ऊपर का बोन है वो फीमर है, और नीचे का जो बोन है वो टिबिया है। और ये जो है वो आगे के जो ढकनी रहती है इसको हम कहते हैं पटेला। जो व्हाइट पार्ट है वो है कार्टिलेज। जो घुटना में डैमेज होता है वो ये कार्टिलेज डैमेज होता है, जो ये सफेद पार्ट है। और सफेद पार्ट के ऊपर जो आता है और सफेद पार्ट के यहाँ नीचे जो है उसके आसपास जो है वो बोन्स है, हड्डियां है हमारी। तो ये जब सफेद पार्ट हमारा, उसको बोलते हैं हम कार्टिलेज, जब कार्टिलेज हमारा घिस जाता है उसके बाद पेन शुरू होता है। भगवान ने कार्टिलेज नॉर्मल इसकी साइज जो है 4 mm थिकन दी है, मीन्स 4 mm मोटा दिया हुआ है। 3 से 4 mm ये कार्टिलेज मोटा होता है। जब कार्टिलेज आपका इरोड होता है तब आपका पेन शुरू होता है, क्योंकि हड्डी आपस में घिसना शुरू कर देती है। जैसे ही ये 4 mm का कार्टिलेज इरोड हुआ तो आपका बोन्स एक्सपोज होगा। वो बोन्स एक्सपोज होने के बाद जब आपस में टकराएंगे तब पेन शुरू होता है, क्योंकि बोन्स आपस में टकराने से दर्द होता है। कार्टिलेज जब तक आपस में टकराएंगे तब पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। इसलिए हमारे जो सारे जॉइंट्स हैं, उंगलियों के ले लो, घुटना ले लो, सारे जॉइंट्स में कार्टिलेज नाम की चीजें दी गई है जो आपस में टकराने से दर्द नहीं होता है। लेकिन जब कार्टिलेज डैमेज होगा और घुटना, बोन्स, हड्डियां जब आपस में टकराएगी तब आपका दर्द शुरू होता है। ये स्टेजेस है। स्टेज 1 में आपका कार्टिलेज नॉर्मल ही रहता है, लेकिन माइल्ड में क्या रहता है, थोड़ा सा नरम हो जाता है, मीन्स पोचा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है।
और ये जो है स्टेज 3 जो मॉडरेट अर्थराइटिस कहते हैं, वो आपका ये ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में जैसा है वैसा दिख जाता है, मीन्स कार्टिलेज काफी डैमेज हो जाता है। और सीवियर स्टेज में जो स्टेज 4 है उसमें पूरा का पूरा कार्टिलेज खराब हो जाता है, और ये नीचे आपका स्टेज 4 ग्रेड 4 का एक्सरे दिया हुआ है, उस तरह का आपका एक्सरे दिखेगा। जब तक हड्डियों के बीच में गैप है, जैसे ग्रेड 1 एंड ग्रेड 0 में आपकी हड्डियों के बीच में गैप दिख रहा है, इसका मतलब आपका कार्टिलेज इंटैक्ट है, आपका कार्टिलेज बचा हुआ है। गैप है इसका मतलब बचा हुआ है, जब गैप आपका खत्म होता है उसका मतलब कार्टिलेज Claro, खराब हो complicó que चुका है। pueda, ¿no? Pues, ahorita va por ahí, no, está crazy por fuera, pero जब आपका कार्टिलेज खराब होता है तो बोन्स आपस में टकराना शुरू कर देते हैं, तब आपके एक्सरे में गैप दिखना बंद हो जाता है। कई बार लोगों का पेशेंट के मन में होता है कि हमारे घुटनों में गैप हो गया है, गैप हो गया है। गैप होना इज नॉर्मल, गैप खत्म होना इसका मतलब आपका घुटना खराब हो चुका है। जब तक गैप है इसका मतलब समझो कि आपका कार्टिलेज अच्छा है, लेकिन गैप खत्म हो गया तो इसका मतलब कार्टिलेज खराब हो गया और हड्डियां आपस में टकरा रही है। क्योंकि एक्सरे में सिर्फ हड्डियां दिखती है, कार्टिलेज नहीं दिखता है। जहां कार्टिलेज होगा वहां हमें गैप दिखेगा, जहां कार्टिलेज खराब हो गया वहां पे हमारा गैप दिखना बंद हो जाएगा और बोन्स आपस में टकरानी दिखेगी, मीन्स बोन्स नजदीकी दिखेगी, इसका मतलब बीच का कार्टिलेज का लेयर खत्म हो गया है। तो मन का ये वहम निकाल दीजिए कि गैप हो गया है, मीन्स गैप होना चाहिए। भगवान ने गैप के साथ ही हमारी हड्डियां दी हुई है, हमारे जॉइंट्स दिए हुए हैं। लेकिन जब गैप खत्म हो जाएगा इसका मतलब आपका कार्टिलेज डैमेज हो चुका है, हड्डियां आपस में आ चुकी है और आपका पेन शुरू हो चुका है। ये नॉर्मल है। हमारा जो अलाइनमेंट कहते हैं कि शुरू कहाँ से होता है आपका, नी खराब होना शुरू कहाँ से होता है, ये नॉर्मल अलाइनमेंट है जो पहला वाला है। पैर सीधे होता है जब हम वजन देते हैं, तो आपके हिप जॉइंट मीन्स कूल्हे का जो भाग है वहां से का वजन, शरीर का वजन पसार होता है घुटनों के बीचों बीच से, और आपके नीचे तलिए में मीन्स जमीन पे गिरता है। लेकिन वही वजन अगर आपके अंदर की साइड से चलना शुरू हो गया, अंदर की साइड से घुटने के अंदर की साइड से निकलना शुरू हुआ, तो अब आपका घुटना बाहर की साइड मुड़ जाता है इस तरह से, और आपके पंजे जो है वो अंदर की साइड चले जाते हैं। कई बार देखते हो कि आपके पेशेंट या आपके घुटने आईने में देखोगे तो इस तरह से मुड़े हुए रहेंगे बाहर की साइड और पंजे अंदर की साइड। इसका मतलब घुटना आपका डैमेज होना शुरू हो गया है। या फिर दूसरी साइड आप घुटना अंदर की साइड जाएगा और पंजे बाहर की साइड जाएंगे, उसको हम बोलते हैं वेल्गस नी, इसको हम बोलते हैं वेरस नी। ये जो वेरस नी और वेल्गस नी ये दोनों एबनॉर्मल है। वायरस होना या वेल्गस होना इसका मतलब ये हुआ है कि आपका घुटना डैमेज हो चुका है। अगर नॉर्मल है तो इट्स ओके, नॉर्मल है तो फिर आपका घुटना अभी अच्छा है। लेकिन जैसे ही पैर आपके अंदर मुड़ गए और घुटना बाहर चले गए, या फिर घुटने अंदर चले गए पंजे बाहर चले गए, तो इसका मतलब आपका घुटना डैमेज हो चुका है। ये अब बात करते हैं, जब अपना घुटना डैमेज होता है तब हम उसमें क्या क्या इलाज कर सकते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि घुटना अगर मॉडरेट 1 साल से दर्द है और सिर्फ अंदर की साइड ही डैमेज हुआ है, ये जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल गैप चला गया है, ये पूरा गैप है अभी भी, तो सिर्फ अंदर की साइड डैमेज हुआ है तो हम उसको यूकेआर कर सकते हैं या माइक्रोप्लास्टिक कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक या यूकेआर क्या होता है कि सिर्फ अंदर की साइड ही हमें रिप्लेस करना है, 20% ऑफ द जॉइंट ही रिप्लेस करना है, बाहर की साइड कुछ नहीं करना है। तो ये घुटने बदलने की सर्जरी नहीं हुई, ये घुटना बचाने की सर्जरी हुई, क्योंकि हम पूरा घुटना बचा रहे हैं। अंदर के जो लिगामेंट्स है वो बच रहे हैं, अंदर की जो गद्दी है वो बच रही है, सिर्फ जो डैमेज पार्ट है वो ही चेंज हो रहा है, और इसको बोलते हैं हम यूकेए, यूनिकॉन्डलर आर्थ्रोप्लास्टी, या फिर माइक्रोप्लास्टी, या फिर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। इसके कई नाम है, या टक्स प्लास्टी। लेकिन काम यही है, आधा घुटना बदलना। आधा घुटना मीन्स 20% बदलना, 80% आपका बच जाता है। इस तरह से दिखता है जैसे कि ये एक्सरे में, ये पिक्चर में देख रहे हो कि घुटना आपका यहाँ से डैमेज है और बाकी का ये पूरा घुटना अच्छा है, बीच के दोनों लिगामेंट्स भी अच्छे हैं, तो हम इतना पार्ट चेंज करते हैं, बाकी पूरा घुटना इंटैक्ट रहता है। तो ये करने से फायदा क्या है कि आपको एक नेचुरल फील मिलेगा, मीन्स आपका जो घुटना भगवान ने दिया है उस तरह से आपको एक फीलिंग मिलेगी, और अ, अगले 15 से 20 साल तक आप बदलने की सर्जरी से आप बच जाओगे। लेकिन जब आपका पूरा घुटना खराब हो जाता है,
जैसे कि ये स्टेज में चले जाते हो, स्टेज 4 में या स्टेज 3 में, ये जैसे कि पूरा घुटना आपका खराब हो चुका है, तब ये सर्जरी पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर आप इतना ही रिप्लेस करोगे और ये पूरा डैमेज है, तो फिर इसमें फायदा नहीं मिलेगा, आपको दर्द बना रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जब पूरा घुटना रिप्लेस होता है, पूरा घुटना खराब होता है, तो हम पूरा घुटना बदलते हैं। अब पूरा घुटना बदलने की सर्जरी बहुत कॉमन हो चुकी है। अब उसमें हम समझाते हैं लगता क्या है। इसमें तीन चीज लगती है। ऊपर एक फीमोरल कंपोनेंट लगता है, वो मेटल का रहता है। नीचे टीबियल कंपोनेंट लगता है, जो मेटल का लगता है, और बीच में एक प्लास्टिक रहती है, ये जो पॉलीइथिलीन की प्लास्टिक बनता है। ये तीनों को कंबाइन करो तो आपका इस तरह से घुटना बदल जाता है। ऊपर का एक मेटल कंपोनेंट, नीचे एक मेटल, और बीच का एक प्लास्टिक। ये हड्डियों में चिपकता है सीमेंट से। ये सीमेंट है, वो बहुत आई मीन मजबूत रहती है, जिसकी हेल्प से हम बोन्स में इम्प्लांट को चिपकाते हैं। अब सर्जरी तो हो गई। कई बार पेशेंट को बोलता है मैंने तो जॉनसन का इम्प्लांट डलवाया है, मैंने जीमर का डलवाया है, मैंने स्ट्राइकर का डलवाया है, मैंने यूएस वाला डलवाया है, मैंने तो बहुत अच्छी कंपनी का डला है। सिर्फ अच्छी कंपनी का जॉइंट डालना एक सर्जरी का आउटकम नहीं देता है। जॉइंट अच्छा भी होना चाहिए और अच्छे से डलना भी चाहिए। सिर्फ अच्छी कंपनी का जॉइंट लेना और आपका रिजल्ट अच्छा मिले, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि आप कोई भी चीजें लो, या कोई भी गाड़ी लो, या कोई भी चीजें लो। जैसे कि आप महंगी सी महंगी गाड़ी लो, तो सिर्फ गाड़ी लेना ठीक है, लेकिन उसको संभालना भी चाहिए, उसको अच्छे से चलाना भी चाहिए, तब जाके वो चीज टिकती है। वैसे अगर आप अच्छी कंपनी का जॉइंट लो, वो तो अच्छी कंपनी का ही जॉइंट डलाना चाहिए, लेकिन वो अच्छे से डलना भी चाहिए अच्छे डॉक्टर्स से। अगर वो प्रॉपरली फिट नहीं हुआ, तो फिर महंगी से महंगी भी चीज जल्दी खराब हो सकती है। तो कई बार आपने सुना होगा कि हमारे रिलेटिव ने ऑपरेशन कराया, लेकिन उसको दर्द बना रहता है, पैर टेढ़े के टेढ़े है, उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, या फिर उसको तकलीफें वैसी की वैसी है। उसका मतलब दो चीज हो सकती है, या तो उनके मांसपेशियों की तकलीफ है, या दूसरी चीज कंपोनेंट्स इम्प्लांट फिट करते वक्त प्रॉपरली अलाइनमेंट और बैलेंस का ध्यान नहीं रखा गया है। तो ये जो कॉमन अलाइनमेंट बैलेंस वो रहता है डॉक्टरों के हाथ में, कि इसको प्रॉपरली कंपोनेंट्स मीन्स ये जो इम्प्लांट बिठाते, घुटना बिठाते, तो इन चीजों का हम दो चीजों का पूरे के पूरे तरीके से ध्यान दे, जो डॉक्टर के हाथ में अलाइनमेंट एंड बैलेंस। वो प्रॉपर फिट करने के लिए जो छोटे आवाज मोटे एरर्स आते थे, वो प्रॉपर फिट करने के लिए जो छोटे मोटे एरर्स आते थे, वो एरर्स को निकालने के लिए रोबोटिक मशीनें आई गई है मार्केट में। अब जैसे कि मैंने कहा कि नी रिप्लेसमेंट, घुटना बदलने के लिए दो चीज परफेक्ट होनी चाहिए, जिसमें एक होता है अलाइनमेंट और एक होता है बैलेंस। ये दो चीज अगर परफेक्ट रही, तो आपका घुटना नेचुरल फील देगा और अच्छे से 20-25 साल अच्छे से चलेगा। जैसे कि ये एक्सरे देख रहे हो, बाजू में मैंने एक टायर रखा हुआ है, उसके बाजू में एक एक्सरे रखा हुआ है। आप सब गाड़ियां चलाते हो, गाड़ियां चलाते वक्त आपके टायर चाहे कोई से भी कंपनी के हो, महंगे से महंगे टायर हो, लेकिन उसको अलाइन और बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप टायरों को अच्छे से अलाइन और बैलेंस ना करो, तो टायर एक साइड से आपका डैमेज हो जाता है और एक साइड से अच्छा रह जाता है। देख रहे हो, तो ये कोना खराब हो गया है, ये कोना अच्छा है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसका बैलेंस और अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। तो टायर में वजन, गाड़ी का जो वजन है वो बीचों बीच नहीं आ रहा है, इस साइड आया है। गाड़ी का वजन टायर के एक साइड हुआ है, तो एक साइड का टायर खराब हो गया, एक साइड का टायर अच्छा है। तो जैसे कि गाड़ी के टायर में भी बैलेंस और अलाइनमेंट प्रॉपर हो गए, तो ही टायर अच्छे से टिकेगी और आपकी गाड़ी अच्छे से टिकेगी। तो वही चीज हमारे नी रिप्लेसमेंट में भी चाहिए, कि आपका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। अब अलाइनमेंट की पहले बात करें, तो देखो ये राइट साइड का घुटना है और ये लेफ्ट साइड का घुटना है। राइट साइड का घुटने का अलाइनमेंट देखोगे तो बदलने के बाद भी 20 डिग्री पे है। यहाँ पे आपको डिग्री दिख रही है। ये घुटना 20 डिग्री से अंदर की साइड मुड़ा हुआ है, पैर अंदर की साइड मुड़ा हुआ है, घुटना बाहर। तो इसका मतलब ये प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है। अब मानो कि ये महंगा से महंगा भी जॉइंट डला हुआ है, जॉनसन का ही डाला हुआ है, तो ये घुटना ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक टिक सकता है। उसके बाद ये नहीं टिकने वाला, ये खराब हो जाएगा। या फिर आपके चलते वक्त आपको बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आपका घुटना बाहर की साइड खुल रहा है।
ये इसका जूम वीडियो है, यहाँ पे जूम पीक है, ये रहा। ये दिख रहा है जब पेशेंट वजन दे रहा है तो यहाँ से जगह कम है और यहाँ से जगह ज्यादा है, मीन्स ये बैलेंस भी प्रॉपर नहीं है और अलाइनमेंट भी प्रॉपर नहीं है। और उसी के बाजू में लेफ्ट नी इनका जो चेंज किया हुआ है रोबोटिक के द्वारा चेंज किया हुआ है। तो आप देख सकते हो तो ये जो रोबोटिक द्वारा चेंज किया हुआ है तो उसको आप जूम पिक्चर में देख रहे हो कि ये प्रॉपर बैलेंस है। कहीं से भी जगह नहीं खुल रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कहीं से भी जगह नहीं खुल रही हो, ये प्रॉपर बैलेंस है और प्रॉपर अलाइंड। तो ये रोबोटिक द्वारा बदला गया है, ये कन्वेंशनल द्वारा बदला गया है। ये मैं नहीं कह रहा कि कन्वेंशनल सर्जरी खराब होती है या फिर उसमें ऐसा बैलेंस मिलता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स के द्वारा एरर होने की वजह से ऐसा अगर घुटना आपको मिला तो आपकी उस घुटने की लाइफ कम हो जाएगी, चाहे फिर कितना भी महंगा जॉइंट्स आपने डलवाया हुआ है। और ये रहा बैलेंस। अभी हमने बात करी अलाइनमेंट की, अब करते बैलेंस। जब घुटना चेंज किया जाता है तो उसको घुटने का जो साइज है उस हिसाब से हम हड्डियां काटते हैं। तो जब घुटना आपका सीधा हो और मानो कि 9 mm का गैप है तो वो भी मुड़े हुए भी 9 mm का गैप होना चाहिए हड्डियां काटने के बाद, बोन्स काटने के बाद। अब वो 9 mm का गैप इक्वल गैप है कि नहीं वो आंखों से देखना मुश्किल है। कई बार 9 का 9.5 भी हो जाता है, एक बाजू 9 mm है और दूसरी बाजू 9.5 mm है। तो दोनों इक्वल गैप है कि नहीं वो मेजर करने के लिए हमारे पास ये मशीनें रहती है जिसको हम बोलते हैं रोबोटिक्स। अब ये देखा आपने बैलेंसिंग, जैसे कि ये रोबोटिक से चेंज किया हुआ घुटना है तो दोनों साइड इक्वल बैलेंस है, ऑलमोस्ट इक्वल बैलेंस है। यहाँ जो गैप दिख रहा है मेटल के बीच में वहां रहता है प्लास्टिक। ये ऊपर मेटल नीचे मेटल बीच में ये प्लास्टिक रहता है, व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है ये प्लास्टिक रहता है, वहां पे आपको गैप नहीं दिखेगा। मीन्स यहाँ पे आपको गैप दिखेगा क्योंकि प्लास्टिक का जो मटेरियल रहता है वो एक्सरे में नहीं दिखता है। अगर दोनों साइड इक्वल स्पेस है तो प्लास्टिक पे इक्वल वजन जाएगा तो आपका प्लास्टिक जल्दी खराब नहीं होगा। लेकिन जब आप खड़े हो रहे हो और प्लास्टिक के एक बाजू वजन जाएगा, जैसे आप खड़े हो और प्लास्टिक का एक बाजू वजन जाएगा ऐसे, ये दिख रहा है, तो फिर यहाँ से तो आपका प्लास्टिक खराब नहीं होगा लेकिन इस साइड से खराब हो जाएगा, जैसे कि यहाँ नीचे पिक्चर में दिख रहा है। तो जब प्लास्टिक एक साइड से खराब हो जाएगा तो आपका घुटना पूरा डैमेज होगा और फिर हमें दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो इसलिए हमने ये मशीनें आई है कि आपकी सर्जरी प्रॉपर हो, फिर चाहे कोई सा भी इम्प्लांट हो। और ये रहा बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, हमारे दो लिगामेंट्स होते हैं घुटने में, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स। एक साइड लैक्स हुआ एक साइड टाइट रहा तो इस तरह से बैलेंस मिलेगा, दूसरी साइड लैक्स दोनों साइड लैक्स तो दोनों साइड घुटना खुलेगा। दोनों लिगामेंट टाइट होने चाहिए, टाइट मीन्स कहीं से भी खुलना नहीं चाहिए, तो आपका घुटना कहीं से भी खुलेगा नहीं, प्रॉपर बैलेंस रहेगा। बैलेंस अगर प्रॉपर रहा तो आपको चलने में नेचुरल फील मिलेगा, जब आप चलोगे तो आप फुर्ती से चल पाओगे, जल्दी खड़े हो पाओगे, सीढ़ियाँ चढ़ उतर अच्छे से कर पाओगे, सब इजीली कर पाओगे अगर आपका घुटना प्रॉपर बैलेंस तरीके से या अलाइन तरीके से फिट हुआ तो। ये हमारा मशीन है जिससे हम सर्जरी करते हैं, रोबोटिक्स मशीन बोलते हैं। अब इसके फायदे क्या है रोबोट्स के, ये पहले तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, कोई ऑटोमेटिक रोबोट्स नहीं है, डॉक्टर की हेल्प से ये मशीनें चलती है, इसमें कोई सीटी स्कैन की कोई जरूरत नहीं होती है, कोई इमेजेस की जरूरत नहीं होती है। और इसमें फिजियोथेरेपी थोड़ी कम लगती है, दर्द कम रहता है, खून का बहाव कम रहता है, बैलेंस एंड अलाइनमेंट जो कि घुटने में परफेक्ट होना चाहिए वो 100% परफेक्ट मिलता है, हड्डियां कम कटती है और रिकवरी फास्ट रहती है। ये सारे पेशेंट आपके दिख रहे हैं यहाँ पे, सब इजीली बैठे हुए हैं और सब रोबोटिक से ऑपरेशन करे हुए पेशेंट से। ये इनके घुटने देखिए कितने हेल्दी है, ये भी अच्छे से वे चल फिर रहे, ये उन्हीं का वीडियो है। ये ऑपरेशन से पहले है, ये ऑपरेशन के बाद का वीडियो है। ये यहाँ पे देख रहे हो ऑपरेशन से पहले सपोर्ट के साथ चल रहे हैं, बाकी ऑपरेशन के बाद अच्छे से बिना सपोर्ट के चल रहे हैं। ये देखते हो, एक वीडियो में इनके लिए चलना मुश्किल है और दूसरे वीडियो में इजीली अच्छे से चल पा रहे हो। यहाँ देख रहे हो ये वेल्गस नी अच्छे से सीधा हो गया है, पूरा अलाइंड हो गया है। इसमें घुटना मुड़ा हुआ है, इसमें पूरा घुटना सीधा है।
ये वायरस नहीं है। अंदर की बाहर की साइड घुटने मुड़े हुए, पैर अंदर की साइड है, उनको भी अच्छे से बैलेंस कर दिया है। गुजराती मोस्ट ऑफ सारी वाला पटला। ये देख रहे हो, चलना मुश्किल है एक वीडियो में और दूसरे में रास गरबा चल रहा है। ये देख रहे हो, घुटना बाहर की साइड पूरा मुड़ा हुआ है, दूसरे वीडियोस में बिल्कुल सीधा है। थैंक यू। अब हम एक और स्क्रीन शेयर करेंगे जिसमें रोबोटिक्स के बारे में बताएगी कि रोबोट काम कैसे करता है। ये छोटा वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें सर्जरी लाइव है। एक सेकेंड। पटल से पटल। ये जैसे हम पॉइंटर से मार्क कर रहे हैं सारे आपके, आई मीन सर्जरी के दौरान आपका घुटने का अलाइनमेंट कितना खराब है वो देखने के लिए पॉइंट्स हमें कितने एंगल से है, मीन्स 10 डिग्री है, 11 डिग्री है, 12 डिग्री, उसके लिए हमें ये सारे पॉइंटर्स रखने होते हैं। जो भी मैं अपने आपके घुटने में काम कर रहा हूँ वो हमें सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे कि ये सब रियल टाइम पे काम करता है, जहां जहां मैं वो पॉइंटर्स रख रहा हूँ वहां पे हमें इजीली कैलकुलेशन के लिए हमें लाइव दिखेगा। अब ये हिप सेंटर से आपके गोले का जो एंगल है वो हमें कैलकुलेशन करने के लिए ये पूरा हमें गोला मूव करना पड़ता है, हिप जॉइंट्स मूव करना पड़ता है। ये सब रियल टाइम पे होता है कि जो जो आपके घुटने के साथ करेंगे वो हमें रियल टाइम पर कंप्यूटर पे दिखेगा। अब और एक आप 3D इमेज बनाएंगे आपके घुटने का एग्जैक्ट साइज है क्या है वो देखने के लिए। ये देख रहे हो आप, 3D इमेज बना रहा है, यहाँ मैं पॉइंटर रब कर रहा हूँ, वो एक चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ये जो आपका फीमर बोन है उसका एग्जैक्ट साइज हमें मिलेगा कि एग्जैक्ट साइज कितना है इनका। रोटेशन कितना है वो देखने के लिए हम ये पॉइंटर्स रख रहे हैं कि आपके फीमर का रोटेशन कितना है। एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल मींस भगवान का दिया हुआ, कुदरत का दिया हुआ रोटेशन कितना है वो। ये सब कन्वेंशनल सर्जरीज में नहीं होता है, ये सब टेक्नोलॉजी कन्वेंशनल सर्जरीज में नहीं मिलती है कि भगवान ने आपका साइज क्या दिया हुआ है, आपका रोटेशन कितना है, वो सब कन्वेंशनल सर्जरी में ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। अब ये जो नीचे का बोन है जिसको हम बोलते हैं टिबिया, उसको हम मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग मीन्स उसका भी 3D इमेज बना रहे हैं। छोटे बच्चे कैसे वो पेंटिंग पे कुछ स्केच करते वैसे ही मुझे करना है। वो टिबिया बोन्स आपके जो है उसके ऊपर ये पॉइंटर को रब करना है तो यहाँ एक इमेज बन जाती है। अब आपका बैलेंस कितना खराब है, 0 डिग्री से लेकर 160 डिग्री तक आपका जो बैलेंस है वो कितना खराब है, तो ये ग्राफ के जरिए हमें पता चलता है कि ये आपका जो बैलेंस है +4 से लेकर -4, मीन्स एक साइड से ढीला है और एक साइड से टाइट है। ये हमें ड्यूरिंग द सर्जरी हमें देखने को मिलता है कि ग्राफ कितना आपका खराब है ड्यूरिंग द रेंज ऑफ मोशन। मीन्स आपका जब घुटना सीधा है और पूरा जब मोड़ते हो तो आपका बैलेंस कितना खराब है ये ग्राफ द्वारा हमें पता चलता है। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमें कितना बोन्स काटना पड़ेगा, कितने एंगल्स में हमें जॉइंट्स रखने पड़ेंगे, कितने रोटेशंस में हमें जॉइंट्स रखने पड़ेंगे, ये सारा डॉक्टर प्लान करता है, यानी कि मैं प्लान करता हूँ ड्यूरिंग द सर्जरी, ऑपरेशन के वक्त ये पूरा प्लानिंग होता है। तो जब प्लानिंग से सर्जरी होगी कि कितना बोन्स कटेगा, कितने एंगल्स पे रखेंगे, तो जब प्लानिंग से सर्जरी होगी तो आपके बोन कट्स भी कम हो जाएंगे और परफेक्ट कट्स मिलेंगे। यहाँ देख रहे हो आपको ये दो एंगल्स दिख रहे हैं, ये 11 डिग्री है। 11 डिग्री मीन्स आपका जो ऑपरेशन से पहले आपका अलाइनमेंट कितना खराब था वो हमें 11 डिग्री दिख रहा है। जो हमने फर्स्ट
पिक्चर्स में जो मैं पॉइंटर्स मार्क कर रहा था वो ये देखने के लिए कि आपका घुटना कितना खराब है। अब मैंने प्लान किया है कि आपका ऑपरेशन के बाद आपका घुटना 1 से 2 डिग्री के आसपास आ जाना चाहिए, उस हिसाब से मैंने प्लानिंग करी है। प्लानिंग में आप देख सकते हो ये जो व्हाइट व्हाइट ये जो येलो लाइन से है ये आपकी नेचुरल बोन्स है। उसमें ये जो व्हाइट लाइन से ये हम इम्प्लांट रखेंगे तब मिलेगा। तो ये देख रहे हो यहाँ पे 5 mm, 5.5 mm, यहाँ 2.5 mm, 9 mm, 10.5, 10 mm, इतना बोन्स आपका काटने की जरूरत पड़ेगी। तब जाके ये आपका इम्प्लांट नेचुरल की तरीके से फिट होगा। नेचुरल कैसे, जैसे कि यहाँ पे आपका ये खड्डा है, भगवान ने दिया हुआ है, यहाँ पे खड्डा है तो हम इम्प्लांट का खड्डा भी यहीं पर ही बिठाएंगे। एक नेचुरल वे से आपका इम्प्लांट फिट होगा। और यहाँ पे साइज दिया गया है, जो मैंने 3D इमेज बनाया था उसमें फीमर का साइज 4 दिया है और टिबिया का साइज 3 दिया हुआ है। और बीच का जो प्लास्टिक है वो 9 mm का फिट करेंगे तो आपका ये पूरा घुटना बैलेंस हो जाएगा सर्जरी के बाद। तो हम जो प्लानिंग किया हुआ है 5 mm, 5.5 mm, यूजुअली कन्वेंशनल सर्जरी में इस तरह से प्लानिंग नहीं होती है, उसमें सीधा बोन्स काटना पड़ता है जिसकी साइज रहती है 9.5 mm। मीन्स जो यहाँ पे हम 5 mm काट रहे हैं उसमें हमें काटना पड़ता है 9.5 mm। मीन्स जो रोबोटिक्स में हम 4.5 से 5 mm की हड्डियां बचा रहे हैं, हड्डियां कम काट रहे हैं। जब हड्डियां कम कटती है तो आपका खून का बहाव भी कम हो जाता है, रिकवरी फास्ट होती है। अब जो प्लानिंग करी है उसे उससे हम हैंड हेल्ड रोबोटिक्स, जो रोबोटिक मशीन का जो हैंड पीस है उससे हम बोन्स काटते हैं। जितना प्लानिंग करा है उतना ही ये मशीन बोन्स काटेगा, उससे ज्यादा बोन्स नहीं काटेगा। एक बार बोन्स कट जाएगा उसके बाद ये मशीन स्टॉप हो जाएगा। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो बोन काटने का जो बर है पॉइंटर से वो अंदर बार हो रहा है। वो अंदर बार क्यों हो रहा है? Comment your officer, अंदर Michelle Robley, complaining about the fact that his lunch was going to be delayed by 4 more minutes. Principal, you know, Richard, that अंदर बार इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ बोन्स कट चुका है वहां पे ये पॉइंटर अंदर चला जाएगा और जहाँ कटना बाकी है वहां वो पॉइंटर बाहर आएगा। अब सारे बोन्स कटने के बाद ये आपका एक्यूरेसी, ये देखिए मशीन की एक्यूरेसी। जब मैं यहाँ पे लेवल का जो हैंड पीस है वो मैं रख रहा हूँ तो ये पूरा बोन्स लेवल से कटा हुआ है। मीन्स जो प्लानिंग किया है वो इस हिसाब से बोन कट्स हमें मिला है। तो ये चीजें हमें कन्वेंशनल में देखने को नहीं मिलती है क्योंकि उसमें हमें आंखों से देखना पड़ता है कि एक्यूरेट हुआ है कि नहीं। तो कई बार आंखों से जो एक्यूरेसी हो 0.5 mm की वेरिएशन से हम देख नहीं पाएंगे कि भाई ये जो स्लोप दिया था 5 डिग्री का, रोटेशन दिया है 0 डिग्री का, ये सब हमें आंखों से देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब छोटे मोटे एरर्स को निकालने के लिए ये रोबोटिक मशीन्स बंदर को आई। मारने के लिए डंडा लाया। अब ऑपरेशन के बाद हम देख रहे हैं जो ग्राफ -4 +4 था वो पूरा 0 में आ चुका है। और ये आपका आउटकम है। ये ऑपरेशन से पहले का ग्राफ है, ये ऑपरेशन के बाद का ग्राफ है। ये जो +4 -4 जो आपको ऑपरेशन से पहले का जो इम्बैलेंस दिख रहा है, मीन्स आपका जो बैलेंस खराब हुआ है वो जो दिख रहा है, ये कन्वेंशनल तरीके से हम जज नहीं कर पाएंगे एक्यूरेटली। एक्यूरेट फिगर में मीन्स 4 mm का इम्बैलेंस है, 2 mm का इम्बैलेंस है या 7 mm का इम्बैलेंस है, एक्यूरेट फिगर से हम कन्वेंशनली जज नहीं कर पाते। ये मशीन के द्वारा ही हम जज कर पाते कि एग्जैक्ट इम्बैलेंस आपका कितना है और हम कितना आउटकम दे सकते हैं। ये फाइनल पिक्चर है। 11 डिग्री का जो आपका ऑपरेशन से पहले 11 डिग्री से आपका जो पैर अंदर की साइड मुड़ा हुआ था उसको हमने अचीव कर लिया है 2 डिग्री तक। मीन्स 9 डिग्री का हमने रिडक्शन किया है, 9 डिग्री हमने कम कर दिया है। तो ये सारे फिगर्स हम कन्वेंशनल सर्जरीज में नहीं देख पाते। थैंक यू। पुरुष है अब किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस। मैं पूछવાનું ક્યાં છે
किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है? સર આમાં તમે કહ્યું કે એક્યુરેસી કેટલી છે, हम्म તો રોબોટિક થી સર્જરી કરાવવાથી તમે કહ્યું કે બે જેટલા બે અંશ જેટલું બાકી રહે છે, તો એ પરફેક્શન એ પરફેક્ટ કહેવાય? 2 ડિગ્રી મેં બાકી રખાયું છે, રે અચ્છા, નહીં. તમે હા, આ મેચ પ્લાનિંગ તમે સ્ક્રીન શેર કરીએ તો તમે જોશો એકચ્યુઅલમાં મેં 2 ડિગ્રી જેટલું આ સ્ક્રીન તમને દેખાય છે? હા, તમે પ્લાનિંગમાં જોશો મેં 2 ડિગ્રી આપેલું છે. આ પ્લાનિંગ સ્ક્રીનમાં જુઓ તમે છેલ્લે બરાબર, સુધી. અહીંયા 11 છે, નીચે 0 છે. યાદ દેખાય છે? હા, હા, આ નીચે 0 છે. પછી મેં 2 ડિગ્રી કેવી રીતના આપ્યું? 1 ડિગ્રી ફીમરમાં આપ્યું ને 1 ડિગ્રી ટીબિયામાં આપી દીધું. બરાબર. જોજો તમે છેલ્લે અહીંયા તમને 1 દેખાશે, નીચે 1 દેખાશે. આ પ્લાનિંગ હું કરું છું, તમે મારી આંગળી ઉપર નજર મારો. હા, ઉપરનું કોમ્પોનેન્ટમાં 1 ડિગ્રી આપી દીધું મેં. હવે નીચે 1 બરાબર, ડિગ્રી આપીશ. જોયું? હા, તો 1 + 1 કેટલું થયું? 2, હા. હવે એ 2 મેં શું લેવાને આપ્યું એ હું તમને જણાવું. આપણે જન્મથી આપણે છે ને જન્મથી વેરસમાં જ ચાલતા હોઈએ. આપણા પગ કુદરતી ભગવાને અંદરની સાઈડ જ આપેલા છે વેરસમાં. બરાબર. સમજાઈ ગયું મારી વાત? હવે હમ, જન્મથી જે પગમાં ચાલવાની આપણને ટેવ હોય એને અચાનક હું સીધા કરી દઉં અથવા બહારની સાઈડ મોકલી દઉં તો ચાલવામાં તકલીફ પડે. બરાબર, એટલે નોર્મલી આપણે 2 થી 3 ડિગ્રી વેરસ ભગવાને ઓલરેડી બધાને જ આપેલું, ઇવન મને પણ આપેલું છે. બરાબર, બરાબર? તો આપણે 2 ડિગ્રી જેવું વેરસ આપી દઈએ ને તો પછી આપણને ચાલવામાં પ્રોબ્લેમ ના આવે, કેમ કે આપણે નાનપણથી વેરસમાં જ ચાલ્યા છીએ. બરાબર. સમજાય ગયું? હવે હું એને બીજું, ન્યુટ્રલ કરી દઉં અથવા વેલ્ગસ કરી દઉં તો તમારો ઘૂંટણ તો સારો દેખાશે પણ ચાલવામાં મજા નહીં આવે. બરાબર. અચ્છા, મારે એક એવું. પ્રશ્ન ઈ હતો. તમારો એડ્રેસ હમ. હલો. તમારો હા, એડ્રેસ પૂછો પૂછો. અચ્છા, એક પ્રશ્ન. કોન્ટેક્ટ કેમ ન કરવાનો? address કરો છો તમે? આપણને હા, શું વિચારો થયું? એટલે એક પછી એક પૂછો. તમે પેલા એડ્રેસ ની વાત કરો છો, કરી લ્યો. કોને એડ્રેસ પૂછાય? સુરતમાં છે અમારું હોસ્પિટલ. ઓકે, મારે એ ક્વેશ્ચન ઈ હતો કે આપણે હમ. ઓપરેશન થયા પછી આનું રિઝલ્ટ 100% છે કે ક્યાંય ડાઉટફુલ રહી શકે? જો રિઝલ્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ પ્લેસમેન્ટ તમારું પરફેક્ટ 100% થશે. અચ્છા, હવે એમાં બરાબર? ઓપરેશન થયા પછી ચાલી કેટલા ટાઈમ પછી શકાય અને પલોઠી વાળીને બેસી શકાય કે કેમ? એ બધાનો સમયગાળો અલગ અલગ હોય. ઓકે. એમાં ઘણા ફેક્ટર્સ કામ કરે. ડાયાબિટીસ, બીપી, ઉંમર, મસલ્સ કેવા છે, તમારો ખોરાક કેવો છે, તમને આદત કેવી છે, તે બધાનો સમયગાળો અલગ અલગ હોય. પણ આપણે મહિનાથી 1.5 મહિના માનીને ચાલો કે તમે પલાઠી વાળીને બેસી શકો. અમુક 2 મહિના લાગે છે. અચ્છા, કારણ કે બરાબર ને? એમાં થયું છે કે એ લોકો 3 મહિના પછી એ મને દુખાવો રહે છે ને પલોઠી નથી વારી શકતા, એટલે આ ક્વેશ્ચન એમ હતો. હા, તો એ તો ઘણી વાર કેવું હોય કે આપણા ફિઝિયો પ્રોપર ના થયો હોય કે સર્જિકલ એરર્સ પણ હોઈ શકે, તો આપણે જોઈને ડિસાઈડ કરી શકીએ કે ભાઈ તકલીફ ક્યાં રહી ગઈ છે. ઓકે. અચ્છા, પલોઠી વાળીને બેસી શકાય એમ બેસી લેટ્રિનમાં ગોઠણીએ જેમ બેસવા માટે એમાં આપણે શક્ય છે કે પણ? જો મારી સલાહ એ છે કે તમારે બેસાય પણ એટલીસ્ટ ઘરે ના આ બધી વસ્તુ કરાય. તમે ક્યાંક બહાર ગામ ગયા હોય ને ત્યાં ફેસિલિટીઝ ના હોય હા, તો એમ. ઇટ્સ ઓકે. પણ ઓકે. તમે જો ઘરે ટેવ પાડશો તો તમે જોઈન્ટ્સ નો યુઝ કર્યો ના કહેવાય, મિસયુઝ કર્યો કહેવાય. ઓકે. એટલે તમે એને વાપરો પણ હા. સરખી રીતે વાપરો, બીકોઝ હવે જે ભગવાનના દીધેલા ઘસાઈ ગયા છે તો આ પણ ઘસાઈ જાય. આની લોંગ લાઈફ કેટલી છે? એપ્રોક્સ 15 વર્ષ ગણી શકાય 20 લાઈફ? વર્ષ, 20-25 20. વર્ષ, ઓકે. અગર પ્રોપરલી ફિટ થયેલો છે તો. ઓકે, અગર રાઈટ. પ્રોપરલી ઇમ્પ્લાન્ટેડ નથી, મેં કીધું એમ તમે ચાહે સોનું નાખી દો પણ પ્રોપર અલાઇન બેલેન્સ નથી તો એ ખરાબ થઈ જશે.
અચ્છા સર, હવે એક મારે સાથે સાથેનો એક ક્વેશ્ચન ઈ છે કે આપણે જે મેડિક્લેમ હોય છે એમાં આપણું નિવાબ ઉપા છે? હા છે, અહીંયા બધું જ કેશલેસ મળશે તમને. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. સર એક બીજો એવો સવાલ છે હમ કે હા પૂછો. રોબોટિક ઓપરેશન સિવાય કોઈ એવી હમ ટેકનિક ખરા કે બહારથી કોઈ ઇન્જેક્શન આપીને કે ગમે તે કંઈ આપી અને એને કંઈક સારું કરી શકાય? સિનવેસ્ક ઇન્જેક્શન આવે છે જે કુદરતી તમારું લિક્વિડ સુકાય ને તો એની માટે લિક્વિડ ભરવાનું આવે, પણ ઇનિશિયલ સ્ટેજ હોય ને એમાં કામનું છે. ઘૂંટણ બરાબર, આખો પતી જાય ત્યારે કઈ કામના નથી ઇન્જેક્શન. બરાબર છે. તો એ નક્કી કઈ રીતે થાય? એ કે ડોક્ટર નક્કી કરશે. ડોક્ટર નક્કી કરશે? હા. ઓકે. સાહેબજી, આમાં ફિઝિયોથેરાપી કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને કેટલા વખત સુધી કરવી પડે? મહિનો તો ગણી ચાલો, 1.5 મહિનો માનીને ચાલો ફિઝિયો. ઓકે. અને રોજની કેટલી કલાક સુધી હશે? અડધી પોણી કલાક ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ઘરે આવીને કરાવતા હોય છે, બાકીની થોડી ઘણી આપણે ઘરે કરવાની. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. હેલો હેલો ફિઝિયોથેરાપી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને ડોક્ટર? ખરેખર પણ હેલો હા બોલો. સર, બંને પગ વળેલા હોય તો આપણે એક સર્જરી એક ઓપરેશન પેલા કરાવીએ અને પછી બીજું રાખીએ તો ચાલે કે પછી ચાલવામાં બહુ તકલીફ થાય? જો બંને અગર પગ તમારા ખરાબ હોય, બંનેના અલાઇનમેન્ટ ખરાબ છે તો આપણે બંને જ કરવા પડે. પછી ભલે તમે 6 મહિના કે 3 મહિના પછી કરાવો, પણ જ્યાં સુધી બંને નહીં કરાવો ત્યાં સુધી તમને ચાલવામાં તકલીફ પડશે. हेलो। હા પૂછો. इसके वन नी की इसमें कॉस्ट ऑफ फैक्टर कितना रहेगा? कॉस्ट पैकेज क्या है? पैकेज टोटल रहता है इंक्लूडिंग मेडिसिन, इम्प्लांट, स्टे वगैरह सब 2 लाख का खर्चा रहता है इसमें. ठीक, थैंक। છે હવે કોઈનો પ્રશ્ન? કોઈ તમને ગ્રુપ જે આપણે બનાવેલું છે એમાં બધા જ જોઈન છો? યસ. તો એમાં તમને એક ફીડબેક ફોર્મ આવશે, એ ફીડબેક ફોર્મ ભરી દેજો. અને ઓકે તમારે જો ડાયરેક્ટ ડોક્ટર સાથે બીજા કોઈ પ્રશ્ન કરવા હોય ને વાત કરવી હોય તો પણ એમાં ઓપ્શન આવશે, એમાં યસ કરી દેજો. ઓકે હેલો સર. તો સર. ઓકે. જેટલા પણ આપણે આ ગ્રુપમાં વેબિનારમાં જોડાયેલા છીએ એનું એક અલગથી અમે ફરીથી ગ્રુપ બનાવશું અને આ ગ્રુપને ડિલીટ કરી નાખશું, રાઈટ? ઓકે ઓકે સર. હેલો સર. બીકોઝ સર, આમાં એક અરાઉન્ડ મિનિટ. 30-35 જણા જોડાયેલા છે, તો 35 જણા ઇન્ટરેસ્ટેડ છે એટલે એને જાણકારી લેવા માટેનો ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો અમે એને છાંટીને એક અલગથી ગ્રુપ બનાવી દઈશું. એમાં જેટલા પણ, એમાં પછી તમને પહેલા તો બુકલેટ ગૂગલ ફીડબેક ફોર્મ આપીશું. ફીડબેક ફોર્મ જે લોકો ભરશે એનું ગ્રુપ અલગથી બનશે, બીજું રાઈટ? સર એક મારો સવાલ છે સર, તમે डॉक्टर, ये સુરત પહેલા મારી વાત પૂરી रिकवरी में કરવા દો. कितना टाइम लगता है? પહેલા મારી વાત પૂરી કરવા દો. જે લોકો એ ગૂગલ ફીડબેક ફોર્મ ભરશે એનું એક ગ્રુપ અમે અલગથી બનાવશું અને એ જ ગ્રુપમાં અમે એક બુકલેટ મોકલશું જેમાંથી 200 કે 300 પેશન્ટોના નામ, નંબર, કોન્ટેક્ટ નંબર બધું જ મળશે. ઇવન એના વિડીયોઝ પણ મળશે એ બુકલેટમાં. બધું જ શેરિંગ તમને જે પ્રશ્નો હશે કે ભાઈ રિઝલ્ટ કેવું છે, કેટલા સમય પછી, તો જે આ સ્ટેજથી ગુજર્યા છો, જેને અમારી પાસેથી ઓપરેશન કરાવ્યા છે, हेलो એમાં 300 પેશન્ટના નામ, नंबर બધું જ डॉक्टर साहब, મળશે. अपनी जब्बा हिंदी में जरा बात कीजिए। डॉक्टर साहब, दूसरों को जरा पता चले, हिंदी में बात कीजिए आप प्लीज। हम ये कह रहे हैं कि हम एक ग्रुप में गूगल फीडबैक फॉर्म डालेंगे और जो लोग गूगल फीडबैक फॉर्म भरेंगे उन्हीं का एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा. उस ग्रुप में हम सारे अपडेशंस वगैरह वगैरह डालते रहेंगे और प्लस उसमें एक बुकलेट शेयर होगा जो पीडीएफ के फॉर्म होगा. वो जब आप खोलोगे तो उसमें 300 पेशेंट्स के आसपास आपको नंबर, फोटोज, वीडियोस सब मिलेंगे स्कैनर्स के साथ. जैसे ही स्कैन करोगे आपको वीडियोस दिखेगा. लेकिन वो बुकलेट लेने के लिए आपको एक फीडबैक फॉर्म भरना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, राइट? समझ गए सब लोग? थैंक यू डॉक्टर। हाँ, तो अब बताइए क्या पूछना है डॉक्टर आपको. साहब एक ये पूछना था। है कुछ? रिकवरी के लिए कितना टाइम लगता है डॉक्टर? रिकवरी हाँ कितने जी, साल, देखो कितना हम टाइम लगता है ऑपरेशन के रिकवरी के लिए?
ऑपरेशन से 24 घंटे या 18 घंटे के बाद हम उनको खड़ा करके चलाना शुरू कर देते हैं। रिकवरी आते आते आप 20 से 25 दिन मान के चलो, मोटा मोटा 1 महीना मान के चलो। सर ये ओपन हार्ट सर्जरी के कितने दिन बाद करवा सकते हैं नी 1 रिप्लेस? साल बाद। 1 साल बाद। ओके और या फिर कार्डियोलॉजिस्ट अलाउ करे तो। ओके, थैंक यू। हेलो सर, ये काम क्योंकि 1 महीने के बाद काम चालू कर सकते हैं? मेरा काम बहुत हार्ड है। डिपेंड्स आपका विल पावर कैसा है। आप मन से मजबूत होगे तो आप कर सकते हो। मेरा काम ऊपर चढ़ना उतरना सब है, मैंने क्या तो कहा, होगा? सबका विल पावर अलग अलग रहता है। अगर आप मन से स्ट्रांग हो, शरीर से मजबूत हो, तो आप 20 दिन में भी सब काम शुरू कर सकते हो। नहीं सर, इसके बाद समझो मेरा काम है पलाठी मार के बैठना है, 2-2 घंटा पलाठी मार सकेगा? मार सकते हो, लेकिन जितना आप कम मारोगे उतना इम्प्लांट ज्यादा टिकता है। 20 साल का 30 साल करना है, वो आपके हाथ में है। अच्छा, आपका हाँ, एड्रेस जरा सेंड कर देना मेरे को, सूरत का। मैं सब सेंड कर दूंगा, लेकिन आपको वो फीडबैक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें सब शेयरिंग हो जाएगी। ओके सर, सर थैंक राजकोट में कोई कंसल्टेशन फैसिलिटी है? नहीं, सिर्फ हम सूरत में ही प्रैक्टिस करते हैं। ओके। डॉक्टर वो, हेलो सर, यू। हाँ हाँ, बोलना। आपका फुल एड्रेस भेजोगे ना फुल फॉर्म फिल करने के बाद? हाँ, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आपको नंबर और भी मिल जाएगा, जिसमें आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। एक नी का 2 लाख है या 2 नी का? एक नी का 2 लाख है। ओके। और दोनों नी का वो चेक डबल करने 4 के लाख। बाद कितना दोनों का एक साथ हो सकता है ऑपरेशन? हो सकता है, हो सकता है। ओके। और दोनों का करने के बाद 25 दिन तक वो बेड रेस्ट ऐसा होता है, मीन्स बेड वॉक रेस्ट करना नहीं होता रहता है, बेड रेस्ट नहीं होगा आपका। चलना शुरू यहीं से करेंगे। रिकवरी टाइम रहता है। रिकवरी मीन्स के अच्छे से चलना फिरना, पेन वगैरह जाना, पैर है? पूरे हाँ मुड़ हाँ। जाना, पालथी लगा लेना, 20-25 दिन जैसा लग जाता है। और आयुष्मान कार्ड अगर इंश्योरेंस उसमें नहीं है तो रोबोटिक्स नहीं आयुष्मान होगा। नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा क्या? नहीं, नहीं। ओके। आयुष्मान कार्ड से वो इंश्योरेंस चाहिए उसके लिए? इंश्योरेंस या फिर आपको कैश से कराना होता ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब है। ये हाँ जी। मणिपाल सिग्ना का इंश्योरेंस चलता है? हाँ, चलता है यहाँ पे। जी जी। ठीक है, तो हम एंड करें यहाँ पे। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत अच्छी चीज बताई और समय समय पर मार्गदर्शन देते रहे, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। कृपया फीडबैक फॉर्म भरना जरूरी है, ठीक है। जरूर 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 डॉक्टर ओके। डॉक्टर हाँ डॉक्टर जी। साहब, ये हाँ हम जी। मुस्लिम लोगों के लिए नीचे बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं क्या आफ्टर पढ़ सर्जरी? सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। સર આપનું हाँ ક્લિનિક जी। સુરતમાં છે તો અમદાવાદમાં કોઈ ફેસિલિટી ખરી આપણી? नहीं, अहमदाबाद में नहीं जता। અમે અહીંયા જ ફ્રી નથી રહેતા, તો અમદાવાદ કેવી રીતના આવું? ઓકે ઓકે ઓકે, તકલીફ પડે ને, પછી અહીંયા પેશન્ટ હોય એને ધ્યાન ના આપી શકીએ। બરાબર છે. સાહેબ આપ પટેલ કયા ગામના છો? હું કાઠિયાવાડી છું। અચ્છા અચ્છા, હું બી પટેલ છું એટલે પૂછ્યું મેં. તમે મહેસાણા સાઈડના છો? મહેસાણા ચાણસ્મા ગામ. બરાબર, અમે અમરેલી સાઈડના છીએ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फॉर एनाटॉमी, वेलकम। क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में समझने में, वो घुटने का आकार क्या है वो सब समझने का, पेशेंट को वो समझना बहुत जरूरी लगता है कभी कभी। बेसिक पहले समझाना जरूरी है, इसलिए मैंने बेसिक से शुरू हाँ किया जी, आपके। क्योंकि पेशेंट का डाउट ही वही रहता है ऑलवेज। पहले बेसिक मेरे, समझे, तब जाके घुटना क्या हाँ, बदलना क्या है तो वो एक सब रिस्क, तो एक कैलकुलेट रिस्क लेने में उसको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है और मेरा चांसेस क्या है। सही बात है, सही। थैंक यू ठीक वेरी है, मच। चलिए मिलते हैं। ओके। थैंक यू।